हेलो एवरीवन, मैं नीलम एसआरजी मेरठ आपके सामने आज फिर एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम बात करेंगे कुछ और बिंदुओं की। जैसा कि हम सब बात कर रहे थे प्रभावी शिक्षण तकनीकों के बारे में, और जैसे कि ये वीडियो बनाई जा रही है ध्यान आकर्षण मॉड्यूल यानी रिमेडियल टीचिंग को कंसर्न करके, तो उसी में एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो ऑल्सो कि 18 टीचिंग टेक्निक्स के बारे में बताया गया कि 18 शिक्षण तकनीक बताई गई हैं जिनमें हम बात कर रहे हैं बिंदुवार। तो एक बार एक रिकॉल ले लेते हैं कि कौन कौन सी शिक्षण तकनीक हैं वो 18, और उसमें सबसे पहले नंबर पर है, सबसे प्रथम जो शिक्षण तकनीक है वो है कक्ष का सुसज्जित वातावरण। नेक्स्ट नंबर 2 कक्षा की बैठक व्यवस्था। नंबर 3 रोचक प्रस्तावना। नंबर 4 शिक्षण अधिगम सामग्री का कुशलतम प्रयोग। नंबर 5 नवाचारी गतिविधियां। नंबर 6 प्रश्न पूछना। नंबर 7 सीखने के लिए बातचीत करना। नंबर 8 बच्चों के लिए एक्सरसाइज शीट या कार्यपत्रक तैयार करना। नंबर 9 सभी को शामिल करना। इसके बाद हमारा 10th नंबर आता है समूह में कार्य करना। 11th नंबर पर था जोड़ीदार के साथ कार्य करना। नंबर 12 पर था परिवेशीय विषयों को भी अध्ययन में सम्मिलित करना। इसके बाद 13 नंबर पर था अभ्यास के लिए बार बार पुनः अवसर देना। फिर उसके बाद 14 नंबर पर कि अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति, बार बार उसको प्रैक्टिस कराना। फिर 15वें नंबर पर था सकारात्मक फीडबैक देना। 16वें नंबर पर हमने टॉपिक जो बताया था शैक्षिक भ्रमण, और 17वें नंबर पर था सरल से कठिन की अवधारणा को प्रयोग करना, और सबसे लास्ट 18th नंबर पर था प्रोजेक्ट वर्क। इनमें से हम आपके साथ कुछ विषयों पर चर्चा कर चुके हैं। आज जो हम टॉपिक लेंगे परिचर्चा के लिए, उसमें सबसे पहले हम ये शामिल करेंगे कि किस प्रकार से हम बच्चों को सीखने के ज्यादा से ज्यादा अवसर प्रदान करें। कि एज आई टोल्ड यू कि इससे पहले हमने जब शैक्षिक नवाचारों की बात की थी तब हमने ये जिक्र किया था कि हम सभी को ये प्रयास करना चाहिए कि हम एक्टिविटी के थ्रू पढ़ाएं, और अपनी वीडियो में ये भी बताया था कि एक्टिविटी क्या है। क्या सिर्फ खेल एक्टिविटी है, या बच्चे को मानसिक रूप से सक्रिय करने के लिए जो छोटी छोटी युक्तियां अपनाई जाती हैं वो गतिविधि है। तो इसके बारे में हम अपना पूरा सेशन दे चुके हैं। इसके बाद हमने कहा था कि किसी भी गतिविधि को निर्मित किस प्रकार किया जाए, तो उसे निर्मित करने के लिए 3 बिंदुओं पर हमने बात की थी कि सबसे पहले तो उसमें एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए कि हम कौन सी गतिविधि किस परिप्रेक्ष्य में प्रयोग करना चाहते हैं, वो उद्देश्य हमारे लिए बिल्कुल स्पष्ट हो। दूसरी बात हमने की थी कि गतिविधि के लिए हमें ऐसे निर्माण करना होगा कि वो बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी, बच्चों की क्यूरोसिटी और उनके अंदर जो चैलेंज फेस करने की नेचर है उसको डेवलप करें, कि जितने भी ऑब्स्टेकल्स हम उन्हें दें वो उनको ओवरकम कर पाए, तो बिल्कुल क्लियरली उनको सेटिस्फैक्टरी लेवल मिलेगा, और जब वो संतोष की उस अवस्था को प्राप्त करेंगे तो वो अगले चरण तक पहुंचने के लिए बहुत ही ज्यादा ईगर रहेंगे। और तब ऐसे में अगर हम अपने कंटेंट को थोड़ा और ऑब्स्टेकल्स के साथ उनके सामने रखते हैं तो वो उसको इजीली फेस करेंगे। तो इस तरह से चेन बाय चेन हम चल रहे हैं, लिंक बाय लिंक हम जुड़ रहे हैं। तो यहाँ आज हम बात करते हैं कि किस प्रकार से जब एक क्लास में टीचर ने अपने कंटेंट को बच्चों तक पहुंचा दिया है, उसके बाद उसके लिए ये एसेस करना, उसके लिए ये इवेल्युएट करना बहुत जरूरी है कि जो कंटेंट उसने दिया है क्या बच्चे उसको समझ पा रहे हैं। इसके लिए हमने अपनी पिछली वीडियो में ये भी बात की थी कि बच्चे विभिन्न मानसिक स्तर के हमारी कक्षा में आते हैं, उनकी विभिन्न सोच होती है, विभिन्न रुचि आदतें और उनका व्यक्तिगत व्यवहार होता है। कुछ बच्चे बहुत शर्मीले होते हैं, कुछ बच्चे बहुत ही ज्यादा चंचल होते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं, तो ऐसे विविध, और कुछ बच्चे दिव्यांग भी होते हैं। तो ऐसे विविध विशेषताओं वाले बच्चों को हम एक साथ कैसे जांचें कि वो हमारे पढ़ाए हुए कंटेंट को समझ गए। तो उसके लिए हमने जब एक्टिविटी के मॉडल के बारे में बात की थी तो हमने उसका सेकंड जो चरण बताया था रिफ्लेक्शन, चिंतन, वो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें बच्चों के आचार व्यवहार, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके आई कांटेक्ट, उनकी एक्टिविटीज के थ्रू स्वतः ही पता चल जाता है कि बच्चा क्लास में एंगेज्ड है या नहीं। तो यहाँ है कि अगर हमने बच्चों को देख लिया कि कुछ बच्चे क्लास में
सीख पा रहे हैं। जैसे कि हमने बात की थी लर्निंग लेवल को कैटेगराइज करने की कि बहुत स्लो लर्नर बच्चे हैं जो बहुत धीरे धीरे सीखते हैं, एक तरफ फास्ट लर्नर बच्चे हैं जो बहुत जल्दी किसी कंटेंट को ले लेते हैं। तो हमें उनकी पेस को देखना होता है। तो हमने ये पूरा साइकिल भी हमने पढ़ा था। तो वही चीज यहाँ पर है कि जब हमने देखा विभिन्न विभिन्न बच्चे किस प्रकार से पढ़ चुके हैं उस कंटेंट को, तो अब उनको सामने लाया जाए, जिससे कि वो जो कुछ उन्होंने सीखा है वो उसको एक्सप्रेस करने की एबिलिटी अपने अंदर डेवलप कर सके। तो लास्ट वीडियो में हमने ये बताया भी कि इसके लिए हम एकल परफॉर्मेंस यानी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को भी फोकस कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम धीरे धीरे पेयर वर्क की तरफ भी लेकर जा सकते हैं। फिर पेयर वर्क के बाद हम स्मॉल ग्रुप्स को भी फॉर्म कर सकते हैं। एंड आफ्टर framing up the small groups, it can be leaded to the large group, and at last we have to just engage whole class. तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप एक टीचर को वर्क करना होता है। तो उसे इंडिविजुअली अगर वो किसी बच्चे को सामने लेकर आता है और किसी बच्चे से वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स लेना चाहता है, तो ही शुड हैव अ वेरी हेल्दी इंटरेक्शन विद द स्टूडेंट। जब तक वो बच्चे के अंदर की हेजिटेशन को दूर नहीं करेगा, तब तक बच्चा स्वतंत्र भाव से अपनी कल्पनाशीलता का प्रयोग करते हुए अपने भावों को प्रदर्शित नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए जरूरी है कि एक टीचर ऐसी एक्टिविटी करे कि उसमें प्रत्येक स्टूडेंट की सहभागिता हो और बच्चों के अंदर जो छिपे हुए पोटेंशियल्स हैं, जो उनके गुण हैं, क्वालिटीज हैं, वो सामने दिखाई दे जाएं। इसका ये भी प्रभाव होगा क्लास में कि डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा। When every student will be engaged in activity, there will be silence of discipline, कि वहां पे अनुशासन वाली शांति होगी। एक तरफ सब बच्चे एक्टिव होंगे, वो पॉजिटिव एक्टिविटीज कर रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है नेगेटिविटी साइड हो जाएगी, ऑब्स्टेकल धीरे धीरे हटते चले जाएंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि क्लास का हर बच्चा इन्वॉल्व हो। इसमें हम ये कह सकते हैं कि अब टीचर्स ये कहते हैं कि अगर हर एक बच्चे को इन्वॉल्व किया जाएगा तो इट कैन डिस्ट्रैक्ट द स्टूडेंट फ्रॉम द कंटेंट। तो कई बार ये समस्या आ जाती है, लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन द स्किल्स ऑफ द टीचर कि वो कैसे इन सब चीजों को टैकल करता है, कैसे हैंडल करता है। तो आप ऐसी एक्टिविटी कंडक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हम कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं हिंदी में, कि हमने हिंदी में कोई भी पार्ट पढ़ाया। सपोज कीजिए कि हम क्लास 7th में अगर हम शिव मंगल सुमन की एक कविता पढ़ा रहे हैं, मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, तो यहाँ पर उस कविता का पूरा जिस्ट एक शिक्षक नॉर्मली क्या करते हैं कि कविता की पंक्ति पढ़ी और उसका अर्थ बताया, फिर एक लाइन पढ़ी फिर उसका अर्थ बताया, या एक बार पूरा पैराग्राफ या स्टेंजा पढ़ दिया और उसका फिर पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया। तो इससे क्या होता है कि बच्चे उस जो पोइट्री की मेलोडी है, जो उसकी रिदम है, जो उसका इंटोनेशन है, वो उससे कहीं पीछे हट जाते हैं और वो उनका ध्यान सिर्फ अर्थ पर रह जाता है। तो ऐसे में एक टीचर को ये कोशिश करनी चाहिए कि उसकी स्ट्रेटेजी थोड़ा डिफरेंट हो जाए। वो एक पोइट्री की मेलोडी को भी खत्म ना होने दे और बच्चों तक उसके जिस्ट को भी पहुंचा दे, उसके सार को भी पहुंचा दे कि इस कविता के माध्यम से हम क्या सिखाना चाह रहे हैं बच्चों को और कवि की क्या क्या भावनाएं हैं। इसी प्रकार से अगर हम साइंस में कहें कि बच्चे को हमें चैप्टर्स पढ़ाना है और हमें एक्सपेरिमेंट कराना है, तो जाहिर सी बात है, हमने लास्ट वीडियो में बात की थी फोटोसिंथेसिस की, कि अगर हम फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहे हैं बच्चों को तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू ज़्यादा अच्छा पढ़ाया जा सकता है। तो इसमें हम बच्चों को कैसे शामिल कर सकते हैं? हम बच्चों को इंडिविजुअल एक प्लांट उनके नाम से अलॉट कर सकते हैं और फिर उनसे कह सकते हैं कि यू हैव टू जस्ट टेक केयर ऑफ योर प्लांट, और आप देखेंगे कि व्हाट विल बी द रिजल्ट इफ वी जस्ट कीप द प्लांट इन द सनशाइन एंड व्हेन वी जस्ट पुट इट फ्रॉम हियर एंड केप्ट इन अदर प्लेस। तो क्या डिफरेंस होगा? तो उसमें क्या है कि दोनों ही बच्चे शामिल होंगे, पूरी क्लास शामिल होगी, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी हो गई, पेयर एक्टिविटी भी हो गई, और जब ओवरऑल ऑब्जर्वेशन होगा तो पूरी क्लास उसमें शामिल हो जाएगी। तो इस तरह से छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे टूल्स हैं जिनके द्वारा हम बच्चों को एक्टिव रख सकते हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा अवसर दे सकते हैं। साथ में यहाँ एक और चीज है, अवसर देने में हमें ये निर्णय लेना होगा कि बच्चों के जो संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास है, उन विकास के अंदर जितनी अवधारणाएं हैं हम उन पे बिंदुवार कोशिश करें। अब ये बहुत बड़ा टॉपिक है, हम इस बारे में हम बाद में भी परिचर्चा करेंगे
कि अलग अलग कौन से ऐसे आयाम हैं, कौन से ऐसे डायमेंशंस हैं जिन पे हमें बच्चों पर वर्क करना है कि बच्चों में वो क्वालिटी बिल्डअप हो जाए कि वो ग्रुप में सामने आकर अपनी बात को बहुत इफेक्टिव तरीके से अप्रोच कर पाए। तो ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, लेकिन ये बहुत वाइड एरिया है, इस पर हम कुछ अगली वीडियो में बात करेंगे। एक और चीज बहुत जरूरी है, रिपीटेशन, कि बच्चों ने जो एक्वायर्ड नॉलेज है उनकी, जो उनका अर्जित ज्ञान है, बच्चों को पुनः अवसर देने का एक ये उद्देश्य होता है कि उनका जो ज्ञान है वो स्थायी हो जाए, उसको बार बार दे जस्ट कीप ऑन प्रैक्टिस। अब वो प्रैक्टिस किस प्रकार से, कि वो प्रैक्टिस उनकी बिहेवियरिज्म के थ्रू भी हो सकती है, व्यवहारवाद, उनके ह्यूमन में उनकी नेचर है कि वो बहुत जल्दी किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं और रिजेक्ट करते हैं। तो हमें वो उनके अंदर वो कैपेबिलिटी डेवलप करनी है कि वो जो कंटेंट पढ़ाया जा रहा है उसको प्रैक्टिस में लेकर आए, चाहे वो क्लासरूम प्रैक्टिस हो, चाहे होम प्रैक्टिस हो, चाहे वर्बल हो या रिटन हो, वॉट एवर इट इज। तो उसको जितना ज्यादा प्रैक्टिस में रखा जाएगा उतना ज्यादा वो बच्चे का ज्ञान जो है वो परमानेंट हो जाएगा। अब बात यहाँ आती है कि बच्चे को हम भीड़ से हटा करके सामने स्टेज तक ले आए। बच्चे ने अपने प्राप्त ज्ञान के अनुसार जितना उसको ठीक लग रहा था उसने उसको एक्सप्रेस भी किया, उसने प्रदर्शित किया, अपने विचारों को हमसे शेयर किया। लेकिन अब जब एक टीचर वहां है, पूरी क्लास के सामने बच्चा बोल रहा है, तो जब वो बोलता है तो उसे ये आशा होती है कि उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य को सराहना मिले। ऐसे में अगर एक टीचर के फेस एक्सप्रेशन से बच्चे को ये लग रहा है कि मेरा ये कार्य टीचर को पसंद नहीं आ रहा है, तो वो बीच में ही इंटरप्ट कर देता है, बीच में ही रोक देता है। हमें बच्चे के इस एटीट्यूड को भी चेंज करना है कि जब एक बच्चा परफॉर्म कर रहा है तो टीचर स्वयं भी और बाकी बच्चों को भी इतना सेल्फ कंट्रोल रखना सिखाए कि जब कोई बच्चा अपने किसी विचार को, मनोभाव को प्रदर्शित कर रहा है तो उस समय बाकी लोग उसकी बात ध्यानपूर्वक सुने और अपनी मुखाकृति से, अपने फेस एक्सप्रेशन से कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन ना दे कि बच्चा निराश हो जाए। इस चीज के लिए ये ध्यान रखने वाली बात है कि बच्चे के लिए जो भी, जैसा भी उसने प्रयास किया है उसके लिए उसको पॉजिटिव फीडबैक दिया जाए और उसमें इस प्रकार से सजेशन दिए जाएं कि बच्चे को वो अपने ऊपर कमेंट ना लगे। तो अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से फीडबैक हमें देना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, दैट्स ऑल।